आज की जो स्टोरी मैं आप सभी को सुनाने वाली हूँ, इसमें एक ऐसी महिला कि जब कोई लड़की अपने ससुराल वालों की वजह से परेशान होती है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, तो आखिरी समय में, आखिरी के चंद कुछ सेकंड्स में उसके दिमाग में कौन सी ऐसी भावनाएं होती हैं, कौन सी ऐसी बातें होती हैं जो उसे अपनी ही सांसों को रोकने के लिए मजबूर कर देती हैं। ऐसे कुछ स्पेशल व्हाट्सएप चैट्स जो हैं वो बेटी अपने पिता को कर रही है, अपने मैसेज के द्वारा अपने पिता को वॉइस नोट भेज रही है और बता रही है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है, वो क्यों इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड है, वो क्यों अपने लाइफ को बिल्कुल भी अब सरवाइव नहीं करना चाहती है, वो जीना ही नहीं चाहती है और आखिरकार उसने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म भी कर लिया। आज की जो मैं रियल स्टोरी आप सभी को सुनाने वाली हूँ वो एक ऐसी शादी की है जिस शादी में महज 2 महीने हुए थे बंधे हुए लड़की को, और जब शादी हो जाती है तो शादी बड़ी ही धूमधाम से, बहुत एक रईस परिवार की जो शादी होती है, खूब पैसे खर्च किए जाते हैं, पानी के जैसे बहाए जाते हैं। 70 लाख की इनोवा कार दहेज में गिफ्ट दूल्हे को की जाती है। साथ ही 5 किलो सोने का वादा किया जाता है, जिसमें 2.5 किलो लगभग सोना शादी के दिन ही चढ़ा दिया जाता है लड़के को गिफ्ट के रूप में। फिर भी वो लड़की अपने ससुराल जाके खुश नहीं रहती है। क्या है वो, कैसी कहानी है, कैसी वजह है जिसकी वजह से इतना सारा धन दौलत पैसे बहाने के बाद भी ससुराल में ना तो सास खुश थी, ना ससुर खुश था और ना ही उसका खुद का पति खुश था, जिसकी वजह से शादी के महज 2 महीने बाद ही उस बेटी ने अपने जीवन को खत्म करने का निर्णय ले लिया। आज की कहानी यहीं से शुरू होती है। आज की कहानी साउथ की एक ऐसी जगह की है जिसका नाम है तिरुवपुर, और यहाँ पे कैकटी पुदूर नाम का एक जगह लगता है जहां का रियल एस्टेट कारोबारी हैं जो काफी ज्यादा रईस हैं, पैसे वाले हैं, इनका रियल एस्टेट का काम है। इनकी एक बिटिया होती है जिसका नाम होता है ए रिथानिया। ए रिथानिया जो होती है वो बचपन से ही अपने माँ बाप की लाडली होती है, बहुत ही अच्छे से उसकी परवरिश की जाती है। वो धीरे धीरे जैसे ही बड़ी होती है, महज वो 20-21 साल की होती है, तब उसका रिश्ता ढूंढा जाता है और उसके पिताजी उसका रिश्ता काफी अच्छे घर में करना चाहते थे। वो चाहते थे जिस तरह से उनकी बच्ची को बचपन से रखा गया है, जिस तरह की फैसिलिटी उसे दी गई है, जिस तरह के लालन पोषण में वो पली बढ़ी है, वैसा ही एक सुखद परिवार उसको ससुराल के रूप में मिले। और फिर ऐसा सोचकर वो तमाम रिश्ते ढूंढने लगते हैं। एक रिश्ता जाकर के मिलता है और ये रिश्ता जिस लड़के का होता है उसका नाम होता है ई कविन कुमार। लड़के का नाम होता है जो कि 28 साल का होता है, घर परिवार से पैसे वाला, रसूखदार और साथ ही पॉलिटिकली भी वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फैमिली थी। अब रियल एस्टेट कारोबारी को अपनी बेटी के लिए वो रिश्ता पसंद आ जाता है। लड़की की जो उम्र थी वो 27 साल थी और लड़के की उम्र जो थी वो 28 साल थी। दोनों ही परिवार को रिश्ता काफी ज्यादा जंच जाता है। अब जो रिथानिया होती है वो कविन के साथ रिश्ते में बंधने की जो बातें होती हैं, वो दोनों ही फैमिली को जब रिश्ता जंच जाता है तो आगे बढ़ाई जाती है। और जो कविन है, इसका घर है अविनाशी के पास, पंचगौर एक जगह आता है साउथ में, वहीं पे। अब लड़का भी बहुत अच्छी परिवार से था। माता पिता को लड़की के यही लगता है कि मेरी बेटी उस घर में जाकर काफी ज्यादा खुश रहेगी। पारिवारिक रूप से ये रिश्ता तय कर दिया जाता है। उसके बाद जब रिश्ता तय होता है, शादी की तारीख तय की जाती है, तो वो 11 अप्रैल तय की जाती है 2025 में। शादी की तमाम तैयारियां हो रही थी। धीरे धीरे लड़के वाले अपनी डिमांड रख रहे थे, जिसकी वजह से जो लड़की के पिता होते हैं वो उनकी डिमांड को स्वीकार करते चले जाते हैं। ये सोच के कि परिवार लड़के का काफी ज्यादा अच्छा है, उन्होंने दहेज में 70 लाख की गाड़ी दी थी, एक्सपेंसिव गाड़ी थी इनोवा की, वो उन्होंने गिफ्ट के रूप में देने का स्वीकार किया, जो शादी के दिन उन्होंने दी भी दहेज के तौर पे। और साथ ही लगभग 4 से 4.5 किलो तक सोना देने का भी वादा किया गया था लड़की वालों की तरफ से, जिसमें से 2.5 किलो सोना उसी दिन, जिस दिन फेरे ले रहे थे ये लड़के और लड़की, दोनों की ही शादी के दिन ही 2.5 किलो सोना भी चढ़ाया गया था लड़की वालों के परिवार की तरफ से। 2 किलो सोना बचा था, जो कि बाद में जब लड़की विदा हो जाएगी उसके बाद देने का वादा जो लड़की है उसके परिवार वालों ने किया था।
शादी का दिन आता है, शादी बहुत ही धूमधाम से की जाती है, किसी भी चीज की कमी नहीं रखी जाती है, क्योंकि लड़के वाले काफी ज्यादा स्ट्रांग फैमिली के थे, पॉलिटिकली स्ट्रांग थे। तो लड़के वालों की तरफ से लड़की वालों के पास ये एक मैसेज भिजवाया गया था कि काफी बड़े बड़े पार्टी के लोग आएंगे और ये शादी काफी भव्य होनी चाहिए। तो इस वजह से लड़की के पिता सक्षम थे, रियल एस्टेट कारोबारी थे, पैसे की उनको दिक्कत नहीं थी। उन्होंने शादी की भी इंतजाम लड़के वालों के मन के मुताबिक ही करी थी। अब निथानिया की शादी 11 अप्रैल 2025 को बड़ी ही धूमधाम से खुशी से कर दी जाती है। लड़की काफी ज्यादा खुश थी, उसे लग रहा था जिस घर वो जा रही है वो काफी ज्यादा अच्छा घर परिवार होगा, उसे काफी ज्यादा मान सम्मान मिलेगा, एक बेटी के जैसे उसे रखा जाएगा। लेकिन जैसे ही वो विदा होके जाती है, कुछ दिन ही बीतते हैं, वैसे ही अब लड़के के माता पिता के द्वारा उसे कुछ बातों को बोल बोलकर ताना मारा जाता है और कहा जाता है कि लड़का जो है उसके परिवार में अन्य और लड़कों की शादी जब हुई थी तो 100-100 करोड़ रुपए तक दहेज दिए गए थे, तुम्हारे परिवार से इतना दहेज हमें नहीं मिला है। साथ ही जो 2 किलो सोना बकाया बाकी है, जो तय किया गया था कि शादी में चढ़ाया जाएगा, वो भी अब तक तुम्हारे माता पिता नहीं पहुंचाए हैं, जिसकी वजह से अब लड़की को ताना मारना या फिर उसको मेंटल हैरास करना अब यहाँ पे सास ससुर शुरू कर देते हैं। जो सास होती है उसका नाम चित्रा देवी होता है और जो ससुर होते हैं उनका नाम ईश्वर मूर्ति होता है। ये दोनों ही लड़की को काफी ज्यादा प्रताड़ित करना शुरू करते हैं, लेकिन लड़की फिर भी सह रही थी, क्योंकि अब तक बात इतनी ज्यादा खराब नहीं हुई थी कि एक पति पत्नी का रिश्ता दांव पे लग जाए। लेकिन कुछ ही दिन, कुछ 20 से 25 दिन बीतते हैं और अब पति भी माता पिता के साथ हो जाता है और वो भी दहेज के लिए अब लड़की को प्रताड़ित करना शुरू कर देता है। यही तक नहीं, कई बार उसको शारीरिक यातनाएं भी दी जाने लगती हैं। जब खुद का पति ही उसके साथ ऐसा व्यवहार करने लगता है, तब अब जो ये लड़की होती है निथानिया, वो बहुत मजबूर हो जाती है, परेशान हो जाती है अपने माँ बाप को ये बताने के लिए कि शादी के महज 20 से 25 दिन बाद ही उसके साथ ससुराल में क्या क्या हो रहा है। लिहाजा वो पहले अपने पिता को इन सारी बातों को फोन पे बताती है और उसके बाद जब ये सारी चीजें नहीं रुकती हैं, ससुराल वाले फिर भी उसको मेंटल फिजिकल हैरेस करते रहते हैं, तो उसके बाद वो 30 अप्रैल 2025 को अपने घर अचानक से वापस आ जाती है। लेकिन वापस आते वक्त वो केवल अकेली थी, उसके साथ उसका पति नहीं आता है। यहीं से जो लड़की के माता पिता होते हैं उनको एक आभास हो जाता है कि शायद रिश्ता जो है वो बेटी का ठीक से नहीं निभ पा रहा है। जब बेटी घर पे आती है, उससे पूछा जाता है माता पिता के द्वारा कि क्या हुआ है, ऐसी क्या परेशानी है। फिर वो जब जाकर बताती है कि उसे पैसे के लिए परेशान किया जाता है, घर से लाने के लिए बोला जाता है, तब माता पिता ये ढाढ़स बढ़ाते हुए लड़की का कहते हैं कि तुम घर वापस चली जाओ, अपने घर परिवार को ठीक से संभालने की कोशिश करो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। निथान्या अपने माँ बाप को देखती है कि वो किस तरह से परेशान है, उसे समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, लिहाजा वो अपने माँ बाप की परेशानियों को देखकर मजबूर हो जाती है और फिर से वापस उस ससुराल में जा करके एडजस्ट करने का सोच लेती है। फिर वो ससुराल वापस जाती है 2-4 दिन बाद, और फिर जब वो वापस घर पहुंचती है तो फिर अब इस बार जो उसको मेंटल टॉर्चर था या फिजिकल टॉर्चर था वो और भी ज्यादा पति के द्वारा, सास ससुर के द्वारा किया जाता है। उसके बाद फिर से वो कुछ दिन बाद फिर वापस अपने मायके चली आती है। जब इस बार मायके आती है और माता पिता जब उसकी इस दुर्दशा को सुनते हैं, समझते हैं, तो उसके बाद वो बेटी को तो समझाते ही हैं, वो एक फोन लगाते हैं बेटी की सास के पास, और जब सास को वो थोड़ा कहते हैं कि इस तरह से उनके बेटी को क्यों परेशान किया जा रहा है, क्यों उसे इतनी ज्यादा मेंटल हैरेसमेंट या फिजिकल हैरेसमेंट दे रहे हैं आप लोग, आपको जो वादा किया गया है वो सब कुछ पूरा कर दिया जाएगा। ये ढाढ़स बढ़ाते हुए, बेटी को संभालते हुए अब जो सास थी वो कहती है कि सब कुछ ठीक है, वो सब कुछ ठीक कर देगी, और चित्रा देवी जो है फिर खुद ही अपनी बहू निथानिया को लेने के लिए उसके घर मायके पहुंच जाती है। घर जाती है, अपनी बहू को साथ लेकर के आती है, लेकिन फिर भी ये यातनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही थी। लड़की मेंटली काफी ज्यादा परेशान थी। वो हर वक्त अपने माँ बाप से जब भी फोन पे बात करती थी
तब यही कहती थी कि वो काफी ज्यादा परेशान है, ससुराल में उसका एडजस्टमेंट ठीक से नहीं हो पा रहा है, लिहाजा समय भी बीतते चला जाता है। शादी के 1-1.5 महीने पूरे हो जाते हैं। उसके बाद फिर से जब वो अपने पति से भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, बंद कमरे में जब उसके साथ काफी सारी ऐसी चीजें की जाती है जो शायद नहीं करनी चाहिए किसी भी पति को, जब वो उसको बहुत ज्यादा फिजिकली परेशान करने लगता है, उसके बाद वो फिर से अपने मायके आती है। और जब वो मायके आती है तो इस वक्त वो काफी ज्यादा परेशान थी, इतनी ज्यादा परेशान थी कि वो अपने ससुराल वापस नहीं जाना चाहती थी। लेकिन माँ बाप सोसाइटी के प्रेशर की वजह से, फैमिली के प्रेशर की वजह से, अपनी इज्जत के खातिर वो हमेशा अपनी बेटी को समझा रहे थे कि वो अपने ससुराल में जाए, एडजस्ट करे, सारी चीजों को समझे, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, वक्त लगता है, जो अमूमन आमतौर पे हर माता पिता अपनी बिटिया को समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वो 22 जून को अपने घर आती है, तब घर आने के बाद वो मायके 28 जून को चली भी जाती है, लेकिन फिर कुछ दिन बाद ही तीसरी बार जब वो अपने मायके आती है, तब इस बार उसने सोच लिया था, ठान लिया था कि अब वो ससुराल में नहीं रहेगी। लिहाजा 28 जून को जब उसे लगता है कि वो ससुराल में बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर सकती है, तब 28 जून को वो घर अपने माँ बाप को ये बोल के सुबह 9:30 बजे निकलती है कि वो पास ही एक मंदिर पड़ता है, वहां से दर्शन करके आ रही है, ताकि उसको मानसिक शांति मिले, वो ठीक से अपने रिश्ते को चलाने के लिए शक्ति जो हासिल करनी है उसको वो कर सके। और इस वजह से वो ये सोच के कि मन शांत हो जाएगा, मंदिर जाना चाहती है। वो अपने घर से कार लेती है, उठाती है, अपने से खुद से ड्राइव करती है और पास में ही एक मंदिर होता है, वहां चली जाती है। मंदिर दर्शन करने की बजाय वो अपने कार में ही बैठी होती है, बैठ के ये सोचती रहती है कि उसे आगे क्या करना है। बहुत परेशान थी, बहुत ज्यादा रो रही थी, खुद में ही बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारे आंसर थे, बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिसके जवाब ही उसको नहीं मिल रहे थे। इस वक्त वो अपने फोन को उठाती है। फोन उठाने के बाद अब वो 7 वॉइस नोट अपने पिता को भेजती है। इस पल उसने ठान लिया था कि अब उससे एडजस्ट लाइफ में नहीं हो पाएगा। वो जैसी जिंदगी चाहती थी वैसी जिंदगी उसकी नहीं है। अब शायद उसका ना रहना ही सभी के लिए बेहतर होगा। वो अपने माँ बाप की भी परेशानी नहीं देख पा रही थी। उसके बाद उसने जो वॉइस नोट मैसेज भेजा, जो पुलिस को बाद में बरामद होता है, वो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। निथानिया अपने पिता को लिखती है कि कविंद और उसके माँ बाप ने उसकी शादी उससे करवाने की साजिश रची थी। मैं उनकी रोजाना की मानसिक प्रताड़नाओं से, यातनाओं को सह नहीं पा रही हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं इस बारे में किससे बात करूं। सुनने वाले चाहते हैं कि मैं समझौता कर लूं। उनका कहना है कि जीवन ऐसे ही चलता है और वो मेरी पीड़ा को समझ नहीं पा रहे हैं। आपको भी लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रही हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर कोई यहाँ नाटक कर रहा है। आगे वो अपने पिता से कहती है, और मुझे नहीं पता कि मैं चुप क्यों हूँ या मैं इस तरह क्यों बन गई हूँ, लेकिन मैं जीवन भर आप पर बोझ बनकर रहना नहीं चाहती हूँ। इस बार मैंने कोई गलती नहीं की है। मुझे ऐसी जीवन पसंद नहीं है। वो लोग मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं, जबकि मेरा पति मुझे शारीरिक रूप से टॉर्चर कर रहा है। मैं अपना जीवन और नहीं चला पा रही हूँ। आप और माँ ही मेरी दुनिया है। मेरी आखिरी सांस तक आप ही मेरी उम्मीद रहेंगे, लेकिन मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया है। आप ये खुलकर नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन आप मुझे इस तरह नहीं देख पा रहे हैं। मैं आपकी पीड़ा समझ सकती हूँ। मुझे माफ करना पापा। सब कुछ खत्म हो गया है। मैं जा रही हूँ। दूसरे मैसेज में वो लिखती है कि जैसी जिंदगी मैंने चाही वैसी मुझे मिली नहीं। मैंने एडजस्ट करने की काफी कोशिश की, लेकिन अब एडजस्ट नहीं हो पा रहा। छोटी दूर मंदिर के पास उसने अपनी कार खड़ी की थी। ये सारे वॉइस मैसेज, इसके अलावा भी 7 वॉइस नोट उसने अपने पिता को भेजे थे, जो शायद वो अपने मन की बात सामने से पिता को नहीं कह पा रही थी। इसके बाद उसने पूड़िया में एक छोटी सी कोई चीज ले रखी थी जिसे वो खा लेती है, और खाने के बाद वो जब अनकॉन्शियस होने लगती है तब ये सारे ही वॉइस नोट अपने पिता को भेज देती है, ताकि समय बहुत कम बचे उसे बचाने के लिए।
1 से 1.5 घंटे बीत जाते हैं, लगभग 1 बज जाता है। तब आसपास के जो लोग थे, जो छोटे छोटे दुकान पे रहते हैं, जैसे मंदिर का फूल माला वगैरह बेचते हैं, ऐसी कुछ गुमटियां थी, वहां पे बैठे लोग अब इस गाड़ी को, जो पार्क थी बड़ी ही अजीब तरीके से, पार्किंग के एरिया में भी नहीं थी, उस पे नजर पड़ती है। लोग सोचते हैं 9 बजे से 1 बज गया, अंदर एक लड़की बैठी है, वो अभी तक बाहर नहीं निकली है, दर्शन भी नहीं कर रही है, और वो किस वजह से अंदर है, शायद कोई परेशानी तो नहीं है, गाड़ी तो खराब नहीं हुई, ऐसा सोच के जब वो गाड़ी के पास भागते हैं, दौड़ते हैं, देखने की कोशिश करते हैं अंदर हो क्या रहा है, तो देखते हैं एक लड़की है जो बेहोशी की हालत में है, मुंह से उसके झाग निकल रहा है और वो बेसुध है, वो सुन भी नहीं पा रही है, वो किसी को देख भी नहीं पा रही है। तब अब लोगों को समझने में देर नहीं लगता है कि हो ना हो इस लड़की के साथ कुछ मिसहैपनिंग हुई है। उसके बाद इस भीड़ में एक शख्स होता है जो नजदीकी पुलिस थाने पे सूचना देता है। नजदीकी पुलिस थाने की जब पुलिस कर्मचारी वहां पहुंचते हैं, तब गाड़ी का नंबर ट्रेस करके उसके गाड़ी के ऑनर यानी निथानिया के पिताजी का नंबर हासिल करते हैं, उन्हें फोन किया जाता है। मौके पे पिता और माँ को भी आने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। वो जब आते हैं, निथानिया को अब नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। जब अविनाशी के नजदीकी अस्पताल में वो भर्ती होती है, तब डॉक्टर जांच कर ये कंफर्म कर देते हैं कि अब उसकी शरीर में सांस नहीं बची है, वो अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। इधर माँ और बाप बेतहाशा रोना शुरू कर देते हैं। अब पुलिस जो है उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, इधर माँ बाप का बयान दर्ज करती है। तब फिर पुलिस को वॉइस नोट मिलते हैं जिसमें क्लियरली ये निथानिया ने खुद एक्सप्लेन किया था कि उसकी मौत की वजह क्या है, वो किस वजह से अपने आप को ख़त्म कर रही है, और लिहाजा इसे देखते हुए जो धाराएं लगाई जाती है, FIR दर्ज किया जाता है माता पिता की शिकायत पे। चेयूर पुलिस के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 194/3, साथ ही 85 और 108, यानी ये सारी धाराएं ये बताती हैं कि महिला की शादी के 7 साल के पहले उसकी इस तरह से अपनी जिंदगी को खत्म करना, उसको मानसिक और शारीरिक प्रताड़नाएं देना, और इसके अलावा दहेज प्रथा के बारे में भी इसमें जिक्र किया गया है। सारी धाराएं इस वजह से लगाई गई और तुरंत ही लड़के को भी और लड़के के माँ बाप को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कविन और उसके पिता ईश्वर मूर्ति, चित्रा देवी, ये तीनों ही अभी पुलिस कस्टडी में हैं और इन्हें हिरासत में ले करके रिमांड पे ले लिया गया है। साथ ही इस केस की जो पूरी जांच की टीम है वो गठित कर दी गई है, जिसको नेतृत्व के रूप में जो आगे इन्वेस्टिगेट करने वाले वो हैं तिरुपुर के राजस्व संभागीय अधिकारी के घटना के जांच अधिकारी, जो इस पूरे ही केस को, इस पूरी ही घटना को बिल्कुल डिटेल से चेक कर रहे हैं कि कहाँ पे क्या गड़बड़ी है और कौन कौन से इसमें आरोपी जो हैं वो संलिप्त हो सकते हैं। ये घटना अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है, क्योंकि एक लालच की वजह से एक अच्छी खासी जिंदगी एक महिला ने अपनी खत्म कर ली महज शादी के 2 महीने बाद ही। ये अपने आप में ही सोचकर हर लड़की के मन में डर पैदा होता है और हर लड़की ये सोचने पे मजबूर हो जाती है कि क्या शादी के बाद उसका हश्र भी ऐसा हो सकता है, हो जाएगा। ये अपने आप में ही सोचकर काफ़ी ज़्यादा डरावनी कहानी है। एक लड़की जो खुशी खुशी अपने ससुराल में इस बात के लिए जाती है, कदम रखती है कि वो अपने पति के बलबूते पे ही अपने सारे रिश्तेदारों की पसंदीदा हो जाएगी। अपने ही जो मायके होता है, जहाँ पे वो पली बढ़ी है बचपन से, उसे छोड़ कर किसी दूसरे घर जा रही है और उस घर को उसे अपना बनाना है, और जब वहाँ पे उसको इस तरह की मानसिकता के लोग मिलते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा दुखद परिस्थिति होती है। जो निथानिया है वो किस प्रेशर में होगी मेंटली, ये सोच करके ही बहुत दुख होता है। लेकिन फिर भी सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी, जिनके घर में बच्चियां हैं, पहले तो उन्हें पढ़ाएं, इस लायक बनाएं कि वो खुद के पैर पे मजबूती से अपने जीवन को बिता सके। लाइफ के किसी भी मोड़ पे कोई भी मिसहैपनिंग हो सकती है, इसलिए उसे मजबूत बनाएं और इतना सक्षम बनाएं कि वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के हिसाब से, अपनी खुशी के हिसाब से जी सके। कोई भी उसका ऐसा लाइफ का कंट्रोल रिमोट ना पकड़े हो जो उसे जिस तरह चाहे वैसे चला सके। ऐसी परिस्थिति में माँ बाप को ही नहीं डालना चाहिए। प्लस कोई भी अगर लड़का पक्ष का, ससुराल पक्ष का कोई भी इंसान है, अगर दहेज की डिमांड करता है तो उसके दहेज को कभी भी पूरा नहीं करना चाहिए।
लड़की को गिफ्ट अपने मन से दें, लड़की के लिए दें, लड़की को ही दें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी का लालच बढ़ाएं। आप आज कुछ पैसे देकर उनका लालच खत्म करने की कोशिश करेंगे, लेकिन लालची इंसान की लालच कभी खत्म होती ही नहीं है। उन्हें अपनी फूल सी बच्ची कभी भी ना दे, अपने पैसे उन पे ना लगाएं। वो कभी आपकी बच्ची को खुश रखने में सक्षम हो ही नहीं सकते हैं, जो पहले से ही हाथ फैलाए आपके सामने भीख मांग रहे हों। उनका घर खुद इतना खाली होता है कि वो खुद अपने आप को सक्षम नहीं है बनाने में, तो वो आपकी लड़की की देखभाल कैसे करेंगे, वो भी पूरी जिंदगी भर। ये हर माता पिता को खुद समझना चाहिए, खुद से बदलाव लाना चाहिए। अगर निथानिया के परिवार वाले भी इस बात को समझ जाते तो शायद निथानिया आज अपनी जिंदगी खुशहाल रूप से जी पाती, जी सकती, और वो इस मोड़ पे नहीं पहुंचती। महज 27 साल की जिंदगी उसने देखी और अपनी जिंदगी अपने ही हाथों से ख़त्म भी कर लिया, क्योंकि उसे माँ बाप का शायद सपोर्ट नहीं मिला। वो शायद सोसाइटी के प्रेशर में थी, शायद फैमिली के प्रेशर में थी, और ऐसा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। मैं यही उम्मीद करती हूँ। मेरा एक छोटा सा मैसेज है जो ज़रूर हर माता पिता को समझना चाहिए और अपनी बेटी को सक्षम बनाना चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा करना चाहिए। इसलिए उसको पढ़ाएं, लिखाएं और पहले मजबूत बनाएं। तो आज की जो कहानी थी, इसे सुनाने का मेरा मकसद आप सभी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। मैं बस सारी स्टोरीज आपको इसी मकसद से सुनाती हूँ ताकि आप स्वस्थ रहें, सचेत रहें और खास रूप से खुद को सुरक्षित रख सकें और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। तो अगली मुलाकात नई कहानी के साथ होगी। तब तक आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी कहानियों को सुनने के लिए, और साथ ही इस वीडियो को शेयर और लाइक भी कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा करें और ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को बचाएं। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखें। अगली मुलाकात होगी अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।